और पार्ट 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि भारत में के आसपास जो भी विदेशी भाग को आप सम्मिलित करना चाहते हो, आप उसको क्या कर सकते हो, सम्मिलित कर सकते हो। इसमें एक प्रावधान दिया गया है कि कोई भी आसपास का या कोई भी विदेशी जो है जगह जो भारत में सम्मिलित होना चाहती है, तो भारत की संसद क्या कर सकती है, उसको अपने देश में शामिल कर सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत, 2 के तहत। 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि हमारे जितने भी राज्य हैं, ठीक है जी, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, वो क्या कर सकती हैं, उनके नाम, उनका एरिया काट सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपस में क्या कटनी छटनी कर सकते हैं, उसके अंदर नाम का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमारा जो झारखंड है बिहार से अलग करके बनाया गया, उत्तराखंड है यूपी से अलग करके बनाया गया, है ना, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है, कहती सिंपल मेजोरिटी के द्वारा आप 1 और 2 और 3 को क्या कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। आर्टिकल हमारा क्या कहता है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा आप आर्टिकल 2 में और 3 को लागू कर सकते हो और शेड्यूल 1 और 4 में क्या करोगे, चेंज करोगे। शेड्यूल 1 और 4 क्या है जी, आपकी अनुसूचियां, आपकी अनुसूचियां कितनी है, 12, और पहले में क्या दे रखा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब आप भाग 1 में जाओगे, आप सोचोगे कि इसकी क्या है, मतलब कि कौन कौन से राज्यों के नाम हैं, सीमा क्षेत्र क्या है, तो आपको रीडायरेक्ट यहाँ से होना पड़ेगा किसकी तरफ, शेड्यूल की तरफ। जैसे अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है। संघ शब्द को यूनियन का आप जो है मतलब अलग से लेना। फेडरेशन का मतलब भी क्या होता है, फेडरल का मतलब भी संघ ही होता है, ठीक है जी। आपको मैं आगे इस वीडियो के आगे करवाऊंगी कि यूनियन क्या है, एक मतलब मजबूत राज्य। भारत के 28 के 28 राज्यों ने क्या, इन सबको मिलाकर एक संघ बनाया गया। इस सबको मिला के क्या बना दिया, एक मजबूत संघ बना दिया जो भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है जी, परिसंघ में अलग हो सकते हैं। आपने इन बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। और यहाँ पे अगर आपको राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जानने हैं तो आपको कहाँ पे घूमना पड़ेगा, शेड्यूल के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे कई बार हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो आगे हमें क्या करती है, दूसरी वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर देती है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 2 में आर्टिकल 2 क्या कहता है, कहते संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत के अंदर मिला सकता है, या कोई देश का टुकड़ा, कोई देश का टुकड़ा भी जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी कोई विदेशी कंट्री या विदेशी कंट्री का कोई भी टुकड़ा जो भाग कहता है कि हमें भारत में सम्मिलित होना है तो हो सकता है। यहाँ कहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है, ठीक है जी। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या होता है, ये पास हो सकता है, ठीक है जी। संसद ने क्या करनी है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी है। वैसे अनुमति आप देखिए, जो राष्ट्रपति है वो भारत का क्या है, नाम मात्र मुखिया होता है। करनी तो किसने ही है, प्रधानमंत्री ने, संसद ने ही करना होता है, ठीक है जी। एक नाम मात्र मुखिया होने के नाते से सूचना दी जाती है और संसद के द्वारा किसी भी राष्ट्र को या राज्य को उसमें शामिल किया जा सकता है। कहते हैं इसके एग्जाम्पल है सिक्किम, सिक्किम इसकी एग्जाम्पल है। कहते हैं इसके लिए सिक्किम ने जब मतलब कि अपना भारत में विलय होने का अपना क्या किया, इच्छा जाहिर की कि हमें भारत में आना है। उसको पहले कौन सा दर्जा दिया गया, सह राज्य का, ठीक है, को राज्य का मतलब सह राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन करके 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को कौन सा दर्जा दिया गया, सह राज्य का, मतलब कि पूरी तरह अभी सम्मिलित नहीं किया गया था। यहाँ पे याद रखना 35वें संशोधन 1974 में सिक्किम को कौन सा दिया गया दर्जा, सह राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया। इसके लिए एक क्या है, एक स्पेशल अनुच्छेद 2A बनाया गया। क कह दो 2A कह दो, बात एक ही है। स्पेशल प्रोविजन रखा गया था इसको सह राज्य बनाने के लिए, कहां पर, आर्टिकल 2 के अंदर।
कहते सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। आपने ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन कर लो, ये वन लाइनर सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आते हैं आपके लिए कि इसके लिए संविधान में एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया अनुच्छेद 2A में, कब 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके इसको क्या बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। इसके सिक्किम को 36वां संशोधन करके 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना लिया गया। ठीक है जी, आगे देखिए। अनुच्छेद 3 क्या कहते हैं, कहते हैं संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। मतलब कि मतलब संसद ने क्या करना है, राष्ट्रपति को सिर्फ सूचित करना है, सूचित करके क्या कर देना है, भारत के जितने भी अंदरूनी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको क्या कर सकती है, उनकी सीमाओं को चेंज कर सकती हैं। कहते ऐसे ही एक बार क्या कब हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। ठीक है जी, कब, 1 नवंबर 2000 में। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया 9 नवंबर 2000 में। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 में। ये सीक्वेंस भी एग्जाम में आई हुई है कि राज्यों से टूटकर बनने वाले नए राज्यों को क्या क्या क्रम में लगाइए। तो पहला क्रम क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ आपका, दूसरा आपका हो जाएगा यूपी, तीसरा आपका बिहार, चौथा आपका, यहां से आप ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ, तेलंगाना। कब, 2 जून 2014 को। आपने इस बात को ध्यान में रखना, क्रम के अनुसार लगाने के। और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, कब, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है जी, तो आपने ये ध्यान रखना है, मतलब कि संसद के पास इसके अधिकार हैं किस चीज़ को, इसके अपने राज्यों के नाम, सीमा को चेंज करने का। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, सिर्फ राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, कहते जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, किसी राज्य को तोड़ेगी, उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 यानी अमेंडमेंट वाला, संशोधन वाले आर्टिकल से बाहर रखा गया है। मतलब कि 2 में अनुच्छेद 2 को आप करने जा रहे हो, मतलब किसी विदेशी राज्य को सम्मिलित करने जा रहे हो, या अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा का नाम या क्षेत्र को चेंज करने जा रहे हो, तो आपको क्या है, बंधन नहीं है इतना कि आप राष्ट्रपति से अनुमति लोगे। आपने क्या है, 368 से तो ये बाहर है ही, आप एक साधारण बहुमत से क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। और इसके बाद आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, कहां पर, अनुसूची 1 में और 4 में। आपको क्या करना पड़ेगा, अनुसूची 1 में और 4 में करेक्शन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी भाई, सीधा सीधा बताओ आप, क्यों करनी पड़ेगी भाई। देखिए टेरिटरी चेंज हो रही है। अनुसूची 1 क्या कहती है, अनुसूची 1 क्या कहती है, टेरिटरी में चेंज आएगा ना, आप बताओ आएगा कि नहीं आएगा। जब किसी विदेशी राज्य को या विदेशी टुकड़े, किसी राज्य के टुकड़े को हम मिलाएंगे तो हमारी सीमाओं में चेंज आएगा ना। तो हाँ ठीक है, अनुसूची 1 में भी आप चेंज कर दो। और 4 में क्या है, आप बताओ। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटों के बारे में दिया हुआ है। तो किसी राज्य की, अब किसी को मिलाया है या किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट को टुकड़ा किया है, तो राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना। तो आपको यहां पे करेक्शन करनी पड़ेगी, कहां पर, शेड्यूल में जाकर, शेड्यूल 1 में और 4 में जाकर करेक्शन करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जब अपना देश आजाद होता है, अपना देश आज़ाद होता तो अंग्रेजों ने भारत के लिए क्या है, पूरे भारत के लिए 3 ऑप्शन रखी होती है। कहते हैं एक ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान में मिल जाओ, दूसरी ऑप्शन क्या है आपके लिए, आप भारत में मिल जाओ, देसी रियासतों के लिए होता है, और या फिर अपने आप को क्या कर लो, आज़ाद रख लो। ठीक है जी। उस टाइम भारत में तकरीबन 565 थी,
देसी रियासतें कितनी थी? 565 थी। इसमें से 13 तो चली गई कहाँ पर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और बाद में 552 बची, उसमें से तीन ने बड़ा काम खराब किया, 3 अड़ गई कि हमें भारत में शामिल नहीं होना, बाकी शामिल हो चुकी थी। और वो देसी रियासतें कौन कौन सी थी वो भी देखते हैं अभी। कहते जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 थी, और पाकिस्तान को मिलाते हुए टोटल कितनी थी? 565 थी। 13 कहाँ पे चलेगी? पाकिस्तान में चली गई थी। ठीक है जी। कहते 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। फेडरेशन होता क्या है पहले समझो। ये राज्य हैं, ये राज्य हैं सारे, ये देसी रियासतें समझ लो। देसी रियासतें क्या कहते हैं? हम अपने आप को किसी केंद्र शक्ति में बांध लेते हैं। ठीक है जी, कोई केंद्रीय शक्ति में अपने आप को बांध लेंगे, लेकिन जब चाहे ये राज्य अपने आप को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये राज्य हैं, अपने आप को क्या है? किसी एक केंद्र को अपनी शक्तियां सौंप देंगे, लेकिन जब चाहे ये अलग भी हो सकते हैं। तो आप बताइए कि भारत का कोई राज्य अलग हो सकता है? कोई फेडरेशन अगर ऐसा होता तो कोई भी राज्य, और हमारे यहाँ पे तो आम बात है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर इतने दंगे होते रहे हैं, तो किसी टाइम पे भी कोई भी राज्य अपने आप को अलग कर सकता था। तो यहाँ पर इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे यूनियन बनाया जाए। क्या बनाया जाए? इसे यूनियन बनाओ भी। यूनियन में क्या होता है? सभी राज्यों को, ये राज्य हैं सारे, ठीक है जी, इसको क्या कर देंगे? एक भारत में, यानी एक संघ में सम्मिलित कर लेंगे। अब ये इससे अलग बाहर नहीं जा सकते। समझ रही हो बात को? फेडरेशन क्या था? ये स्टेट्स हैं, ठीक है जी, रियासतें कह लो, स्टेट कर लो। इन्होंने अपनी कुछ पावर देकर इसको एक सेंट्रल पावर के अंदर बांध दिया, लेकिन जब दिल चाहे फेडरेशन क्या कोई भी स्टेट क्या है अपने आप को अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे अपना अमेरिका है, ठीक है जी, सारी स्टेट्स क्या है, उनके अपने अपने झंडे हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन करेंसी एक है उनकी। तो ये क्या है, वो कभी भी कोई भी राज्य उससे अलग हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ देखिए, लेकिन भारत क्या है? अपना यूनियन है। आपको ऑप्शन कई बार एग्जाम में ऐसे भी डालेंगे, भारत एक है, यूनियन, संघ डाल देंगे और कुछ और परिसंघ दे देंगे, लेकिन आपने किसको टिक करना है? यूनियन को, क्योंकि संघ का मतलब तो फेडरेशन से भी होता है। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है? यूनियन को टिक करना है। और ऑप्शन आती भी इसी प्रकार से है। कहते इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब भारत की जो देसी रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत बनाने का जो काम है वो किसके जिम्मे था? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें क्या बोलते हैं? लौह पुरुष, आयरन मैन बोला जाता है। ठीक है जी, वीपी मेनन, राव बहादुर वपाला पनगुनी मेनन, ठीक है जी, और माउंट बेटन। ठीक है जी, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने देसी रियासतों को मिलाने में, भारत को एक यूनियन बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा आपको कि भारत को यूनियन बनाने में मुख्य भूमिका निभाई, आपको ये ऑप्शन नहीं देंगे, सरदार पटेल नहीं दिया, मतलब माउंट बेटन नहीं दिया, वीपी मेनन दे दिया, तो 3 नाम कुछ और दे देंगे। तो आपको इन तीनों में से कोई भी आए, किसी को भी कोई भी आए, आपने टिक करने, तीनों ही हैं। ठीक है जी, और वो घुमा के क्वेश्चन भी इसी तरह से डालते हैं कि आपको चेक करेंगे आपको पता भी है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कौन सी वो 3 रियासतें थी जिन्होंने भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी? सबसे पहले तो हैदराबाद, हैदराबाद के बारे में जान लीजिए। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया। ठीक है जी, जिसे ऑपरेशन क्या बोलते? पोलो बोलते हैं, ऑपरेशन पोलो। ठीक है जी, इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। कब? सितंबर 1948 में। याद रखना आपने, ऑपरेशन कौन सा? पोलो। और कब? सितंबर 1948 में। हैदराबाद के 8वें निजाम, जो लास्ट निजाम थे, ये मुकर्रम शाह थे जी, मुकर्रम शाह आएगा। ठीक है जी, आपने याद रखना है। कहते 8 सितंबर 1948 को हैदराबाद के भारत में विलय के बाद हैदराबाद निजाम की उपाधि मिलती रही
मिलती रही, मतलब निजाम की उपाधि उनके पास रही। 1967 में अपने दादाजी की मृत्यु के बाद मुकर्रम जा 8वें निजाम बने थे। याद रख लेना इसका जी। हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि हैदराबाद के जब ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था तब निजाम कौन थे? मुकर्रम। ठीक है जी। ऑपरेशन कौन सा चलाया? पोलो। ठीक है जी। और ये कब हुआ? सितंबर 1948 में, और इनको सम्मिलित कर लिया गया भारत में। ये कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। जूनागढ़ देख लेते हैं जी। जूनागढ़ पहले मैं आप मैप में देखो, ये देखो, ये अपना गुजरात वाला साइड है, गुजरात का है ये। मैप में देखते हैं ना इस तरह से, गुजरात का ये वाला साइड गुजरात का। तो ये जो ग्रीन डार्क कलर दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका जूनागढ़ है। क्या है ये? जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत किस में शामिल होना चाहती थी भाई? पाकिस्तान में। ये कहते हैं हमें तो किस में शामिल होना है? पाकिस्तान में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहते जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी थे। कौन थे जी? मोहम्मद महाबत खान जी, MM खान जी। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर, रेफरेंडम कराकर, यानी कि वहां की जनता से वोटिंग के थ्रू, भी आप बताओ आपने कहाँ रहना है, ठीक है, जनता ही तो सबसे वो होगी ना। किंतु सरदार पटेल जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या थी ना वो कौन सी थी? हिंदू थी, और यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था। ठीक है जी। आगे देखते हैं। कहते पाकिस्तान की तरफ से जूनागढ़ के नवाब को 8 करोड़ दिए गए ताकि वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में जोड़ दे। दरअसल होता है क्या, पाकिस्तान जूनागढ़ पर अपने लिए एक सैन्य अड्डा बनाकर भारत के नाक में दम करना चाहता था। समझ में आ रहा है कि यहाँ के जो शासक था उसे क्या दिया गया? 8 करोड़ रुपए। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है जी, क्या कहा कि आप ऐसा करो हमारे यहाँ पे शामिल हो जाओ। और इनके अंदर खोट क्या थी कि हमें तो यहाँ पे एक सैनिक अड्डा बनाना और भारत को तंग करना है, मतलब कि मेंटालिटी इनकी गंदी थी। आगे देखते हैं। कहते यही नहीं, जूनागढ़ के जरिए वो कश्मीर को अपना बनाने का जुगाड़ में थे। राजमोहन गांधी की एक पुस्तक है पटेल लाइफ में इसका जिक्र करते हैं और लिखते हैं कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने में मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था। समझ रहे हो आप? आगे है जूनागढ़ का दीवान शाह नवाज भुट्टो। अब यहाँ पे एक दीवान था, किसका? जूनागढ़ का, और यहाँ का नवाब कौन था? मोहम्मद महाबत खान जी। इनका एक दीवान था, दीवान का नाम शाह नवाज भुट्टो था। इनके इशारे पे ही काम कर रहा था, किसके? मोहम्मद अली जिन्ना के। उसने ही नवाब को भड़का रखा था। 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ को अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद जूनागढ़ को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 9 नवंबर को मनाते। इसी कारण वहां के लोगों ने 9 नवंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते सरदार पटेल की नाराजगी के बावजूद जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया जाता है। ठीक है जी, जिसमें 2,01,457 रजिस्टर वोटर में से कहते 1,90,870 लोगों को 70 लोगों ने वोट दिए। किसके फेवर में? भारत के फेवर में। और पाकिस्तान के फेवर में सिर्फ 91 वोट मिले थे। याद रख लेना इस चीज का, ठीक है जी। तो और बाद में क्या, जनमत संग्रह के थ्रू क्या हो गया? जूनागढ़ को हमने अपने अंडर मिला लिया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की कहानी देख लेते हैं। ये 3 थे जी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, इनको तरीके से किया गया भारत में शामिल। देखिए, कहते यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा क्या थे? हिंदू थे, और हरि सिंह उनका नाम था। इनके उलट में जूनागढ़ में क्या थे? जो जनता थी वो हिंदू थी, और शासक कौन सा था? नवाब कौन सा था? मुस्लिम था। और यहाँ पर जनता मुस्लिम है और राजा कौन है? हिंदू है। क्या नाम था? हरि सिंह। उन्होंने कहा कि हम न तो भारत में शामिल होंगे और न ही पाकिस्तान में शामिल होंगे, न ही भारत में न ही पाकिस्तान में शामिल होने वाले हैं। ठीक है जी।
जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि आतंकवादियों ने घुसपैठ करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की ओर से, तो इन्होंने लगा कि हम अपना अलग देश तो क्या बनाएंगे, हम खुद ही नहीं बच पाएंगे, इससे अच्छा है कि हम क्या हो जाएं, भारत में शामिल हो जाएं। तो इन्होंने नेहरू के पास गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवा के भारत का अंग बना लिया, भारत का क्या है, पार्ट बना लिया, अंग बना लिया। और हस्ताक्षर कब, 26 अक्टूबर 1947 में। देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 में, तो ये 26 अक्टूबर को हम यहाँ पे इसको जूना मतलब जम्मू कश्मीर को अपने अंडर कर लेते हैं, अंग बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया, ठीक है जी। और भारत को कौन सी कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में रखा गया, कौन सी, A, B, C, D। ए में क्या है, ब्रिटिश प्रोविंस है, यह वह राज्य जहां अंग्रेज शासन था, ठीक है जी। प्रिंसली स्टेट जहां पे देशी रियासतें, और कमिश्नरी वो अंग्रेजों वे बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, शासन नहीं मतलब कब्जा था उनका, ठीक है जी। और यूनियन टेरिटरी कितने थे, 1 थे, और ये इनके अंग्रेजों के अंडर। इन सबको मिलाकर क्या बनाया गया, भारत को एक अखंड भारत यानी कि एक इकट्ठा यूनियन बनाया गया। आगे देखते हैं। हाँ जी, देश आज़ाद हो चुका है, इन तीनों को मिलाया, जूनागढ़ को, हैदराबाद को, जम्मू कश्मीर को मिलाया जा चुका है भारत के अंदर। अब यहाँ पे एक नई समस्या देखने को मिलती है, वो देखिए, कहते एसके धर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया, ठीक है जी। एसके धर कमेटी बनाई जाती है कब, 1948 में, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पे राज्यों का क्या किया गया, मतलब कि बोला कि नहीं, भाषा के आधार पे नहीं करना, ठीक है। आगे जेवीपी, जवाहरलाल वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू 1952 में, 52 की बात है, कहते भूख हड़ताल में बैठ गया। कहाँ का जी, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, ये तेलुगु भाषी एरिया था, ये पूरा जो आज का तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश, ये एक ही हुआ करता था। और कौन सी भाषा, मद्रासी भाषा यहाँ पे बोली जाती थी। लेकिन ये पट्टू श्री रामल लंगू था, जो इन्होंने क्या बोला कि हमें तो अलग किया जाए, जो तेलुगु भाषी बोलने वाले उनको अलग किया जाए और मद्रासी बोलने वालों को अलग किया जाए। तो ये अनशन पे बैठ जाते, भूख हड़ताल करते हैं, तो इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 56 डेज की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या है, जन आंदोलन बढ़ जाता है, जनता में क्या आ गया, विरोध बढ़ जाता है। नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अब आपको पूछेंगे क्वेश्चन, भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आप क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश बताओगे। अंततः ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो जो आयोग गठन किया, क्या जो मतलब कि भाषा के आधार पे क्या करेगा, राज्यों का पुनर्निर्माण करेगा, कौन सा, फजल आयोग, ठीक है जी। कब बना, 1953 में बना। लेकिन अपनी रिपोर्ट कब देता है, 3 साल के बाद। अपनी रिपोर्ट कब दी इन्होंने, 3 साल के बाद 1956 में दिया, और भाषाई आधार पर राज्य को कानूनी मान्यता दिया। इस आयोग के फलस्वरूप होता क्या है, 7वें नंबर का संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, ABCD जो बनाया था, प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश प्रोविंस, है ना, ये वाले सारे क्या है, कमिश्नरी हैं, और यूनियन टेरिटरी जो था उसको सबको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। अब भाषा के आधार पे क्या किया, राज्यों का निर्माण किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 अपनी स्टेट बनाई गई और 6 यूटीज बनाई गई, ठीक है जी। कब कब बनी वो आप देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आ गया वो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी
कि यूनियन और कॉन्फेडरल यानी कि परिसंघ और फेडरेशन यानी कि संघ, इन तीनों में अंतर क्या है। हमारा भारत क्या, इन मीनिंग लगभग सबका संघ है। हिंदी में, पंजाबी में संघ ही बोला जाएगा, मतलब इनके मीनिंग अलग है। यूनियन का मतलब कि भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। ये ऐसे कह सकते, ये पिक्चर देखो, ये क्या भारत है, इसके अंदर है ये सारे राज्य इससे बाहर नहीं जा सकते, इसे बोलेंगे यूनियन। ठीक है जी। कन्फेडरेशन और फेडरेशन एक ही बात है। ये क्या है, ये राज्य ऐसे हैं, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी पावर से एक जगह पे सम्मिलित की, लेकिन जब दिल चाहा तब अलग भी हो सकते हैं। अस्तित्व इन सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, और ये कभी भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कहते परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। फेडरेशन, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं। देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है, छूट है। यूनियन संघ, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। यूनियन क्या है, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो। डायग्राम समझ लो, ये क्या है, एक सर्कल के अंदर सारी स्टेट्स हैं, ये यूनियन है, ये बाहर नहीं जाएंगी। और ये क्या है, ये राज्य है, ये अपनी क्या कर देंगे, पावर देंगे केंद्र को, और ये कभी भी अलग हो सकते हैं। तो क्या बताइए, अपना भारत ने यूनियन बना के गलती तो नहीं की ना, नहीं की, बिल्कुल सही किया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये है अपना अखंड भारत। ठीक है जी, अफगानिस्तान लगभग ऐसे, और ये पाकिस्तान, ये क्या था, हमारा ही पार्ट हुआ करता था। इधर से अपना ये जो म्यांमार है, जो बर्मा हुआ करता था कभी, ये बर्मा, और ये अपना पाकिस्तान, अपना तो क्या बेगाना पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान। ये तो ये कब कब अलग हुए, ये अखंड भारत कैसे अलग हुआ, ये अपन देख लेते हैं। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए आगे, कहते सबसे पहले डुरंड लाइन खींची गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। यह कब हुआ था, 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड के द्वारा, सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड के द्वारा, और तत्कालीन अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान द्वारा। ये देखिए, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जो लाइन जब खींची गई थी ना, तो ये लाइन थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है जी, क्योंकि 1893 में खींची गई थी, पाकिस्तान 1947 में बना है, तो ये लाइन सबसे पहले किसके बीच में थी, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में हुआ करती थी। कब बनी थी, 1893 में, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा म्यांमार, जिसे आज म्यांमार है, इसको बर्मा बोला जाता था। ये 1935 का जो अपना ये अधिनियम बन के आता है, उसके तहत इसको अलग किया गया था। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा 1947 में। ठीक है, पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या के आधार पे हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान, दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। एक बार आप ये लाइन देख ही लो, मैप में देखो ये है कैसे। ये देखिए, जो ये लाइन आपकी है, ये रेड क्लिफ लाइन है, ये सर सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी। और ये वो हिस्सा है जहां पर क्या है, पाकिस्तानियों ने क्या किया था, घुसपैठ द्वारा, आतंकियों द्वारा क्या किया था, इसको कब्जा किया हुआ था। ठीक है जी, और ये इलाका जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये भी पाकिस्तान ही था, इसे बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, और ये पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में ये जो ये इलाका है किससे अलग हुआ, मतलब टूट के अलग से बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश। इसके बारे में भी एक लेक्चर होगा आपका। तो जो
सिरल रेडक्लिफ लाइन है वो किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान का इलाका देख लो, ये है अपना वेस्ट पाकिस्तान और ये अपना था ईस्ट पाकिस्तान, अपना तो क्या बेगाना, ठीक है जी। और बांग्लादेश में बांग्लादेश इससे मतलब इससे बांग्लादेश कब बना, 1971 में बना था, ठीक है जी। तो आपने ध्यान में रखना है। और ये जो लाइन है इसे भी क्या बोलते हैं, सर रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, जीरो लाइन भी बोला जाता है इसको, ठीक है जी। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए कहते रेडक्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। आपने ये भी याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसे क्या बोलते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपके जो आर्टिकल हैं 1 to 4 कंप्लीट हो गए, एक्स्ट्रा ही कुछ कराया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में।